गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। मैं चंद्रेश्वर आज आप लोगों के बीच डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर का सेकेंड पेपर प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास का अगला यूनिट लेकर आया हूं, स्वतंत्रता से पूर्व की शिक्षा का संक्षिप्त वर्णन। ठीक है, तो आज हम चर्चा करेंगे स्वतंत्रता से पूर्व की शिक्षा पर। ठीक, चलिए ध्यान दीजिए, जिसमें आपका आज्ञा पत्र 1813 एवं लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति 1835 सम्मिलित होगा। तो ध्यान दीजिए, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप लाइक एवं सब्सक्राइब बिल्कुल करना मत भूलिएगा। चलिए, स्वतंत्रता से पूर्व बाद की शिक्षा का संक्षिप्त वर्णन। चलिए, तो यह देखिए, आपके प्रथम पेपर में भी यह है और सेकंड पेपर में है। तो आज हम चर्चा करेंगे स्वतंत्रता से पूर्व की शिक्षा पर। तो स्वतंत्रता से पूर्व की शिक्षा में आज्ञा पत्र आज्ञा पत्र 1813 आज्ञा पत्र 1813। ठीक, तो यह आज्ञा पत्र 1813 क्या था? तो यह आज्ञा पत्र 1813 प्राच्य व पाश्चात्य विवाद था। प्राच्य शिक्षा व पाश्चात्य शिक्षा प्राच्य शिक्षा व पाश्चात्य शिक्षा विवाद था। यह आज्ञा पत्र 1813 प्राच्य शिक्षा व पाश्चात्य शिक्षा विवाद था। यह प्राच्य शिक्षा व पाश्चात्य शिक्षा ब्रिटिश सरकार द्वारा अर्थात कंपनी द्वारा या ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों को देने की बात कही जा रही थी। भारतवासियों को देने की बात कही जा रही थी कि द्वारा या ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय जनसाधारण को शिक्षा देने की बात कही जा रही थी। भारतीय जनसाधारण को शिक्षा देने की बात कही गई थी।
अर्थात किस कंपनी द्वारा या ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय जनसाधारण को शिक्षा देने की बात कही गई थी आज्ञा पत्र 1813 में। आज्ञा पत्र 1813 में जनसाधारण को शिक्षा देने की बात कही गई थी, किसके द्वारा? ब्रिटिश सरकार के द्वारा, जिसके लिए ब्रिटिश सरकार ने एक वर्ष में 1,00,000 रुपए खर्च करने का प्रावधान रखा। जिसके लिए ब्रिटिश सरकार ने एक वर्ष में 1,00,000 रुपए खर्च करने का प्रावधान किया था। किसके लिए? भारतीय जनसाधारण को शिक्षा देने के लिए। लेकिन इसके लिए किसी प्रकार का ब्यौरा नहीं बनाया था कि किस पर कितना खर्च किया जाना चाहिए। शिक्षा तो दी जानी चाहिए, लेकिन उसका कोई नियम कानून कायदा नहीं बनाया था कि किस शिक्षा पर कितने रुपए खर्च होने चाहिए। अर्थात कहा जाए तो इस शिक्षा व्यवस्था में पैसे खर्च करने का कोई नियम या कायदा बना ही नहीं था, जिसके कारण अर्थात बिना नियम के पैसे खर्च करने के कारण इसमें विवाद उत्पन्न हुआ। इसमें क्या हुआ? विवाद उत्पन्न हुआ और लगभग 20 वर्ष तक लगभग 20 वर्ष तक यह विवाद चलता रहा। एक तो पहले ब्यौरा नहीं बना था, क्योंकि उस समय 2 प्रकार की शिक्षा दी जानी थी, प्राच्य शिक्षा और पाश्चात्य शिक्षा। तो किस शिक्षा पर कितना धन खर्च किया जाए, इसका कोई प्रारूप नहीं था, इसलिए यह विवाद उत्पन्न हुआ और 20 वर्ष तक लगभग यह विवाद चलता रहा। तो विवाद उत्पन्न होने का कारण था, विवाद का कारण था भारत में अंग्रेजी शिक्षा का उद्देश्य, लक्ष्य व साधन क्या होना चाहिए, या क्या होगा, इसी पर क्या हुआ? विवाद हुआ, जिसके कारण यह 3 वर्गों में विभाजित हो गया। इसी पर विवाद हुआ, जिसके कारण यह 3 वर्गों में विभाजित हो गया, जिसके कारण यह 3 वर्गों में क्या हो गया? विभाजित हो गया। वह 3 वर्ग कौन कौन से बने?
अब हम उसके विषय में चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। वह 3 भागों में किन किन भागों में विभाजित हुआ? तो पहला था आपका, पहला प्राच्य शिक्षा, दूसरा पाश्चात्य शिक्षा, और तीसरा आपका था देसी भाषाओं का शिक्षा। तो देखिए, जो विवाद उत्पन्न हुआ 1813 आज्ञा पत्र से, जो शिक्षा व्यवस्था चल रही थी उसमें जो विवाद उत्पन्न हुआ वह प्राच्य शिक्षा व पाश्चात्य शिक्षा तथा देसी भाषाओं को लेकर हुई थी। अर्थात समझ में नहीं आ रहा था कि भारतवासियों को किस प्रकार की शिक्षा दी जाए। तो प्राच्य शिक्षा के लिए जो प्राच्य शिक्षावादी थे वो क्या कहते थे? उनका कहना था कि भारतीयों को संस्कृत, अरबी, फारसी, आदि साहित्यिक भाषा की शिक्षा दी जाए। आदि साहित्यिक भाषा की शिक्षा दी जाए। ठीक, तो जो पाश्चात्य शिक्षावादी थे यह लोग कहते थे कि भारतीयों को यह कहते थे भारतीयों को अंग्रेजी के द्वारा या अंग्रेजी भाषा के द्वारा पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान की शिक्षा दी जाए। ठीक, तो देसी भाषाओं की शिक्षा, जो देसी भाषाओं की शिक्षा के अनुयायी थे वो क्या कहते थे कि भारतीयों को उनकी मातृभाषा में अर्थात देसी भाषाओं में शिक्षा दिया जाए या जनतांत्रिक भाषाओं में शिक्षा दिया जाए। मातृभाषा या जनतांत्रिक भाषा पे या जनसाधारण भाषा में शिक्षा दी जाए। तो ध्यान दीजिए, प्राच्य शिक्षावादी कहते थे कि भारतीयों को संस्कृत, अरबी, फारसी इत्यादि की साहित्यिक भाषा दिया जाए। अब पाश्चात्यवादी कहते थे भारतीयों को अंग्रेजी भाषा की शिक्षा के द्वारा पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान की शिक्षा दिया जाए, और देसी भाषाओं वाले बोलते थे कि इनके मातृभाषा या जनसाधारण भाषा में इनको शिक्षित किया जाए।
तो जब इस प्रकार के लोग रहेंगे किसी भी संस्था में, तो जिनका अलग अलग क्या हो, मत हो, तो संस्था में विवाद होना तो उत्पन्न है। तो इसलिए आज्ञा पत्र 1813 में प्राच्य पाश्चात्य शिक्षा विवाद हुआ कि कौन सी शिक्षा भारतीयों को दी जाए। ठीक है, तो आगे देखिए क्या होता है। मानिए यह 20 वर्षों तक तो शिक्षा का यह विवाद चलता रहा। कब तक? सन 1833 ईस्वी तक। सन 1833 ईस्वी तक यह विवाद चलता रहा। अब सन 1833 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने मूल्यांकन किया तो उसे पता चला कि भारतीय शिक्षा की प्रगति धीमी है। और इस भारतीय शिक्षा की प्रगति धीमी होने का कारण क्या था? जो अधिकारी थे वह अच्छे प्रकार से, यानी अधिकारी ठीक प्रकार से अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किए थे। अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किए थे, जिसको देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने सन 1833 ईस्वी में नया आज्ञा पत्र जारी किया। नया आज्ञा पत्र जारी किया। नया आज्ञा पत्र जारी किया और मिशनरियों को भारत में प्रवेश की अनुमति प्रदान की। मिशनरियों को भारत में प्रवेश की अनुमति प्रदान की। और जो धनराशि
और जो धनराशि 1 लाख थी, जो धनराशि 1 लाख रुपए थी, उसे बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी। 10 लाख रुपए कर दी। तो ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, सन 1833 में एक नया आज्ञा पत्र जारी किया और उसमें मिशनरियों को भारत में प्रवेश की अनुमति प्रदान कर दी, और जो भारतवासियों के लिए खर्च था 1 लाख रुपए, उसे अब बढ़ाकर कितना कर दिया, 10 लाख रुपए कर दिया। इसी दौरान सन 1834 ईस्वी में गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी का प्रथम विधि सदस्य, कार्यकारिणी का प्रथम विधि सदस्य लॉर्ड मैकाले, विधि सदस्य लॉर्ड मैकाले का भारत में आगमन हुआ। इसी दौरान सन 1834 ईस्वी में गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी का प्रथम विधि सदस्य लॉर्ड मैकाले, कौन, लॉर्ड मैकाले का भारत में क्या हुआ, आगमन हुआ। अब लॉर्ड मैकाले को भारत के जनसाधारण शिक्षा का अध्यक्ष बना दिया गया। जब लॉर्ड मैकाले भारत आया तो इसे तुरंत ही क्या किया गया, इसे जनसाधारण शिक्षा का अध्यक्ष बना दिया गया, और इससे यानी लॉर्ड मैकाले से जनसाधारण शिक्षा पर परामर्श मांगा गया। जनसाधारण शिक्षा पर परामर्श मांगा गया। जब परामर्श मांगा गया तो लॉर्ड मैकाले ने कहा, जब इसे जनसाधारण शिक्षा पे परामर्श मांगा गया तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि भारतीयों को प्राच्य शिक्षा की बजाय पाश्चात्य शिक्षा दी जाए। यदि भारतीयों को अंग्रेजी में शिक्षा दी जाएगी
तो यह सब कुछ सीखेंगे। नहीं तो अगर इनको प्राच्य शिक्षा दी जाएगी तो उसका कोई महत्व नहीं होगा, चाहे वह संस्कृत हो या अरबी हो या फारसी हो, किसी का कोई महत्व नहीं होगा। जब से इन्हें अंग्रेजी में शिक्षा नहीं दी जाएगी, जब तक ये अंग्रेजी में शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाएंगे, तब तक यह क्या किसी भी भाषा का अनुवाद सही तरीके से नहीं कर सकेंगे, या किसी भी भाषा के विषय में इन्हें ज्ञान अच्छे से प्राप्त नहीं होगा। इसलिए इन्हें पाश्चात्य शिक्षा दिया जाए। तो लॉर्ड मैकाले ने कहा पाश्चात्य शिक्षा पर जोर दिया। किस पर? पाश्चात्य शिक्षा पर जोर दिया। जब इन्होंने पाश्चात्य शिक्षा पर बल दिया, तब इनके मिशन के लिए कुछ प्रमुख बातें ऐसी आई जिस पर बल दिया गया। तो लॉर्ड मैकाले के कुछ विशेष बातों पर विस्तृत बल दिया गया। देखिए वो विस्तृत बातें कौन कौन सी थी? तो वह थी साहित्य छात्रवृत्ति, छात्र माध्यम, साहित्य छात्रवृत्ति, छात्र माध्यम, विधि, अनुदान। तो यह 6 बातें प्रमुख थी। यह 6 बातें प्रमुख थी जिसपे उन्होंने क्या किए? बल दिए थे। तो देखिए बल जो दिए क्या था उस पर। पहला साहित्य, पहला क्या था? साहित्य, अर्थात यूरोपियन साहित्य। कहे थे यूरोपीय साहित्य की शिक्षा दी जाए। कौन सी साहित्य? यूरोपीय साहित्य। यूरोपीय साहित्य की बात किए थे। छात्रवृत्ति, बोले छात्रवृत्ति किसी को न दी जाए, अर्थात छात्रवृत्ति न दी जाए। कहें यूरोपीय साहित्य का ज्ञान कराया जाए और छात्रवृत्ति किसी को न दिया जाए। छात्र मिल्टन या लॉक के दर्शन को समझ सकें। मिल्टन या लॉक के दर्शन को समझ सकें। छात्र ऐसे हो जो मिल्टन या लॉक के दर्शन को समझ सकें। माध्यम, शिक्षा का माध्यम क्या हो? अंग्रेजी हो। विधि, छनाई की विधि या छानने का सिद्धांत। अनुदान क्या हो? अनुदान अंग्रेजी साहित्य पे अनुदान दिया जाए।
अंग्रेजी साहित्य पर, अंग्रेजी साहित्य पर अंग्रेजी पढ़ाने वाले शिक्षक पर अंग्रेजी पढ़ने वाले छात्र पर, अंग्रेजी पढ़ने वाले छात्र पर और अंग्रेजी शिक्षा से जुड़ी अंग्रेजी शिक्षा से जुड़ी संस्था पर। देखिए इन्होंने जो अपनी प्रमुख बातें बताई, अपने मिशन के लिए इन्होंने कुछ विशेष बात बताए थे, अपने मिशन के लिए इन्होंने कुछ विशेष बात बताए थे जो इस प्रकार से थे: साहित्य, छात्रवृत्ति, छात्र, माध्यम, विधि और अनुदान। तो यह साहित्य यूरोपियन साहित्य की बात करते थे और छात्रवृत्ति कहते थे किसी को छात्रवृत्ति न दी जाए। छात्र क्या हो? मिल्टन या लाक दर्शन को समझने वाला हो। माध्यम, शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी हो। विधि, छनाई का विधि हो या उच्च वर्ग को शिक्षित करके यह जनसाधारण तक शिक्षा पहुंचाना चाहता था। अनुदान, यह देखिए अनुदान कहता था जो अंग्रेजी साहित्य पढ़ाया जाए उस पे खर्च किया जाए, जो अंग्रेजी साहित्य को पढ़ाने वाले शिक्षक हैं उन पे खर्च किए जाए, जो अंग्रेजी पढ़ने वाले छात्र हैं उन पर खर्च किए जाएं और जो अंग्रेजी शिक्षा देने वाली संस्थाएं हैं उन संस्थाओं पर खर्च किए जाएं, यानी उनको अनुदान दिए जाएं। तो यह इतनी बात इन्होंने कही। अब सन 1835 ईस्वी में, अब सन 1835 ईस्वी में 7 मार्च 1835 ईस्वी को इनका यह आज्ञा पत्र क्या किया गया? स्वीकार कर लिया गया। 7 मार्च 1835 ईस्वी को कानून ने इनके आज्ञा पत्र को स्वीकृति प्रदान की या स्वीकार कर लिया। जब अनुमति मिल गई, जब इनके आज्ञा पत्र को अनुमति मिल गई, तब इन्होंने शुरू किए अपनी शिक्षा नीति, जिसे कहते हैं लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति। लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति। लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति 1835। अगर आपसे परीक्षा में पूछे लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति का तिथि क्या है या वर्ष क्या है, तो 1835। लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति सन 1835। इन्होंने जो सिद्धांत दिए थे, इसमें क्या दिए थे? सिद्धांत।
इन्होंने जो सिद्धांत दिए थे वह सिद्धांत था इनका छनाई का सिद्धांत। छनाई का सिद्धांत। या निस्यंदन का सिद्धांत। या निस्यंदन का सिद्धांत। छनाई का सिद्धांत या निस्यंदन का सिद्धांत। तो देखिए इन्होंने अपने छनाई के सिद्धांत में क्या कहा, इन्होंने अपने छनाई के सिद्धांत में उच्च वर्ग को केवल शिक्षित करने के लिए कहा उच्च वर्ग को केवल शिक्षित किया जाए। कहा उच्च वर्ग को केवल शिक्षित किया जाए और शिक्षा जनसाधारण तक छन कर पहुंच जाएगी। ठीक, इन्होंने कहे केवल उच्च वर्ग को शिक्षित कर दिया जाए और शिक्षा क्या होगी, जनसाधारण तक छन छन कर पहुंच जाएगी। अर्थात यदि हम उच्च वर्ग को शिक्षित कर देंगे तो वो उनके द्वारा बाकी जो जनसाधारण लोग हैं उनको भी शिक्षित कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि उस समय जनसाधारण के लोग उच्च जाति के लोग के पास या उच्च लोगों के पास कार्य करने के लिए जाते थे और इनका सोच था कि अगर वो इनके पास आएंगे तो ये उन्हें शिक्षित कर देंगे। तो हम अधिक को पढ़ाने से अच्छा है कि कम को पढ़ाएं, यानी अधिक को शिक्षित करने से अच्छा क्या होगा कि कम को शिक्षित किया जाए। तो यह क्या करता था, यह बाबू पैदा करना चाहता था। यह क्या पैदा करना चाहता था, बाबू पैदा करना चाहता था। यह बाबू पैदा करना चाहता था। यह कहता था कि भारतीय लोग भले ही भारत में पैदा हुए हैं, भले ही उनके अंदर रक्त भारतीय हो, भले ही वो भारत के निवासी कहे जाते हों, पर हम उन्हें क्या बनाएंगे, अंग्रेज बनाएंगे। कैसे? शिक्षा के द्वारा। अर्थात उन्हें अंग्रेजी की शिक्षा देकर उन्हें हम अंग्रेज बनाएंगे। वह जन्म भले ही भारत में लिए हों, खून उनके अंदर भारत की हो, शरीर उनका भारत का हो, पर उनके अंदर जो ज्ञान होगा वह क्या होगा, वह अंग्रेजी ज्ञान होगा। वह हमारे यहाँ के बाबू कहे जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से वह छनाई का सिद्धांत दिया। उसके कहने का तात्पर्य था कि यदि हम एक को शिक्षित करेंगे तो जिस प्रकार से छन्नी से रस छाना जाता है या कुछ छाना जाता है तो क्या होता है, कई भागों में विभाजित हो जाते हैं। जितने उसके क्या होते हैं, होल होते हैं, उस होल में विभाजित हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से यदि एक को शिक्षित किया जाए तो वह कहते थे कि 1 से 10, 10 से 100, 100 से 1000, 1000 से करोड़ों लोग क्या होंगे, शिक्षित हो जाएंगे। अर्थात हम एक को शिक्षित करेंगे तो एक 10 को शिक्षित करेगा और 10 100 को शिक्षित करेंगे और 100 1000 को शिक्षित करेंगे तो 1000 लाख को शिक्षित करेंगे और लाख करोड़ों को शिक्षित कर देंगे। तो इस प्रकार से वह क्या कहते थे कि केवल उच्च वर्ग को शिक्षित किया जाए जिससे हमें बाबू मिल जाएंगे।
जब बाबू मिल जाएंगे तो उनके द्वारा जन साधारण को भी हम शिक्षा दे देंगे। तो यह थी लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति। तो कभी कभी इनके शिक्षा के कुछ दोष भी बताए जाते हैं और कुछ अच्छाइयां यानी गुण भी बताए जाते हैं। लोग कहते हैं कि भारत के लिए यह शिक्षा बहुत ही बेहद अच्छा था। लोगों का जो प्राच्य पाश्चात्य विवाद चल रहा था, इनके शिक्षा से या लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति से वह विवाद समाप्त हो गई और लोग अच्छे से शिक्षित हो गए। लोगों को अंग्रेजी शिक्षा दिया गया, जिससे लोगों का क्या हुआ, विकास हुआ। लेकिन कुछ विद्वानों का कहना है कि लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति भारतीय शिक्षा व्यवस्था के लिए सही नहीं सिद्ध हुई। क्यों? क्योंकि यह प्राचीन परंपराओं को या प्राचीन जो शिक्षा व्यवस्था या साहित्यिक शिक्षा थी उसको क्या किया था, उसको नजरअंदाज कर दिया, अर्थात उसके विषय में इसको ज्ञान नहीं था। इसलिए यह शिक्षा व्यवस्था उनके लिए दोषपूर्ण है। तो कुछ लोगों के लिए गुणवान है और कुछ लोगों के लिए दोषपूर्ण है। ठीक है, तो इस प्रकार से शिक्षा के गुण और दोष भी आप अपने से समझ लेंगे। तो यह रहा आज्ञा पत्र 1835 का प्राच्य पाश्चात्य विवाद और लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति 1835। ठीक, अब अगली कक्षा में हम आगे चर्चा करेंगे ऑकलैंड की शिक्षा। जो इनकी शिक्षा व्यवस्था, लॉर्ड मैकाले की शिक्षा व्यवस्था जब चल रही थी 1835 में, तो वह उसके कुछ समय के बाद लगभग 1838 में वह भारत आ चुका था और आने के बाद वह केवल इनकी शिक्षा व्यवस्था को देख रहा था, उस पे क्या कर रहा था, अपना चिंतन मनन कर रहा था कि किस प्रकार से इनकी शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करके हम अपनी शिक्षा व्यवस्था लागू कर दें। ठीक है, ओके, धन्यवाद। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक एवं सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आगे अगली कक्षा में फिर मिलेंगे।